हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएगा। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों ने हमें सुझाव दिया था कि सर कोरोना के कारण हमारी वैकेंसी जो कि आगे खिसक गई, हमारा पेपर आगे होने वाला है, तो इसलिए बेसिक मैथ करवाइएगा। पूरा चैप्टर आप बेसिक से करवाइएगा, लो लेवल से लेके हाई लेवल तक क्वेश्चन करवाइएगा, ताकि हमारा एग्जाम में जो कंपटीशन बढ़ने वाला है हम उसके पेपर में यानी हम बात करें पास हो पाए। चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं गणित को बेसिक से सीखेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ खेलेंगे। यानी क्योंकि गणित में कॉन्सेप्ट सबसे बड़ी पावर होती है, कोई भी क्वेश्चन करने के लिए कॉन्सेप्ट सबसे बड़ी पावर मानी जाती है। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप मजाक मजाक में हल कर देते हो। चलिए दोस्तों, आज के सेशन के बारे में बता दूं, जो भी स्टूडेंट बात कर लेते हैं, इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो, जैसे जीडी हो गया, ट्रेडमैन हो गया, टेक्निकल हो गया, एनए हो गया, और जो अदर एग्जाम जो भी आप में बेसिक गणित सीखना चाहते हो यानी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है, जो कि नंबर सिस्टम का पार्ट फर्स्ट रहने वाला है। बेसिक ट्रिक्स भी हम पढ़ाने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के साथ हल भी करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए बिना देरी किए सेशन शुरुआत करते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीखना शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम की, बात करें यानी संख्याओं की बात कर लेते हैं। संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक नंबर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं, पहला हमारा टॉपिक रहता है प्राकृत संख्या। यानी शुरुआत में हम प्राकृत संख्याओं से परिचित होते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आप याद रखना चाहो तो ऐसे याद रखना है, नेचुरल नंबर। नेचुरल का मतलब होता है प्रकृति, यानी गणित की प्रकृति, यानी गणित की शुरुआत क्या थी। जैसे आप कक्षा 1 में बैठते हो तो आप गणित में क्या सीखते हो, आपको 1 से लेके गिनती सिखाई जाती है। इसका मतलब न तो आप शून्य के बारे में जानते थे शुरुआत में, और न ही आप माइनस वाली संख्या के बारे में जानते थे। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर यानी शुरुआत के जो नंबर थे, गणित की जो प्रकृति थी शुरुआत में, यानी शून्य और माइनस की संख्या को नहीं जानते थे लोग। इसका मतलब प्राकृतिक नंबर का जिसे n से डिनोट करते, यानी n से दर्शाते, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे आगे चलती जाती थी। व्यक्तियों को न तो मालूम था शून्य होता है और न ही मालूम था ऋणात्मक संख्याएं होती है। तो ये पहले मालूम नहीं था, यानी ये गणित की क्या होगी, प्रकृति होगी, गणित की क्या होगी, शुरुआत होगी। जैसे आप मानते हो ना, प्रकृति का मतलब क्या होता है, शुरुआत। प्रकृति का मतलब जैसे हम कहते हैं ये प्राकृतिक चीजें है, इसका मतलब जो भी वस्तु शुरुआत की होती है। तो गणित में जो शुरुआत के नंबर आपको पता है, न तो हम शून्य जानते थे और न ही ऋणात्मक संख्या। इसका मतलब क्या होगा, 1 से शुरू होती है। अब कई क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। और प्रत्येक लगातार प्राकृत, 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का अंतर कितने का होता है, 1 का होता है। कोई भी 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का अंतर कितने का होता है, 1 का होता है। ये आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना। अब आपको धीरे धीरे आगे पढ़ना शुरू किया तो आपको क्या पता चला, मैंने नोट लगा के रख रखा है, शून्य। शून्य की बात कर रहे थे तो आपको पता है जीरो की बात करा है। इसका मतलब शून्य की खोज किसने की थी, भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किसकी खोज कर दी, शून्य की खोज कर दी। अब आपको पता है प्राकृतिक संख्याएं पहले थोड़ी क्या थी, अधूरी थी, जो क्या होगी, पूर्ण नंबर बन गई। क्या बन गई, जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। अभी अगला टॉपिक हमारा पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ने वाले। तो प्राकृतिक संख्या में शून्य को ऐड कर दिया जाए, शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है, यानी जो पूर्ण संख्या होल नंबर बन जाती है। तो पहला बात तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, शून्य की खोज भारतीयों की देन है, भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट थे उन्होंने की थी। और एक क्वेश्चन यहाँ से जीके का भी आप याद रख सकते हो, भारत का प्रथम उपग्रह का नाम भी आर्यभट्ट रखा था भारतीय गणितज्ञ के नाम पर। चलिए अब बात कर लेते हैं, अगला पूर्ण संख्या आपके सामने आ गई है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले, क्योंकि आपको पता है शून्य की खोज हो चुकी थी। इसका मतलब प्राकृत संख्या में एक बदलाव आ गया था, जो पहले अधूरी थी वो क्या होगी, पूर्ण होगी। पूर्ण का मतलब अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स का मतलब क्या हो गया, यहां मैंने लिख भी रखा है बढ़िया तरीके से, यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वह संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी पहले वो क्या थी, अधूरी थी, अब क्या होगी, पूर्ण होगी। अर्थात शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। इसे W से डिनोट करते हैं, यानी W से हम दर्शाते हैं। अब बात कर लेते हैं, इसमें शून्य ऐड कर दिया है, बाकी आपको पता है इंटीज, यानी हम बात कर लेते हैं इनका अंतर की बात करें तो अंतर आपको पता है 1 का होने वाला है। 2 लगातार हम बात कर लेते हैं, पूर्ण संख्याओं का अंतर कितने का होता है, आपको पता है 1 का होता है। अब क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, प्रथम पूर्ण संख्या। प्रथम पूर्ण संख्या की बात करें तो आप आराम से बता दोगे, प्रथम पूर्ण संख्या की बात करें तो वो कौन होता है, शून्य होता है। और प्रथम प्राकृत संख्या की बात करें तो वो 1 होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अब आपको पता है धीरे धीरे आप पता है आप जानने लगे माइनस की संख्या यानी ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर्स के बारे में भी जानने लगे। इसका मतलब आपको पता है अब हम सीखने वाले पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक आप शब्द देखोगे तो इसके 2 टुकड़े करो, देखो पूर्ण प्लस अंक, इसका पूर्णांक का मैं
टुकड़े करूं तो क्या बनता है, पूर्ण प्लस अंक, यानी जो पूरा पूरा अंक हो, यानी आधा अधूरा दशमलव पाव, ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कोई भी पूरा पूरा अंक हो जो दशमलव में न हो, वो क्या कहलाता है, इंटीजर नंबर्स कहलाता है, यानी पूर्णांक कहलाता है। और इसको जेड से डिनोट करते हैं, ये भी आप सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं। यानी हम बात कर लेते हैं माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की संख्याएं होती है, इसमें शून्य भी ऐड है। अब शून्य की बात कर लेते हैं तो शून्य के आगे भले आप प्लस शून्य लिख दो या नेगेटिव शून्य लिख दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी मैंने यहां लिख रखा है, शून्य को क्या कहते हैं, उदासीन पूर्णांक कहते हैं। यदि यहां देखोगे थोड़ा सा, तो इधर वाली तो आपको पता है ये धनात्मक पूर्णांक है, इधर वाली धनात्मक है, और इधर वाली देखो मैं चिन्ह करके आपको बता रहा हूं ये ऋणात्मक पूर्णांक है। मैं लिख देता हूं यहाँ, ये कौन से पूर्णांक है, ऋणात्मक है। और इधर वाले की बात कर लेते हैं तो ये क्या है, धनात्मक है। ये क्या है, धनात्मक है। जबकि शून्य एक ऐसा पूर्णांक है जिसके आगे धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी शून्य क्या होता है, न्यूट्रल पूर्णांक होता है, यानी उदासीन पूर्णांक होता है, जिसके आगे धन चिन्ह लगा दो या ऋण चिन्ह लगा दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, शून्य तो शून्य ही रहेगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं पूर्णांक तीन प्रकार के हो गए, ऋणात्मक हो गए, धनात्मक हो गए, और एक न्यूट्रल पूर्णांक यानी न्यूट्रल इंटीजर की बात करें तो आपको पता है कौन है, शून्य है। तो ये आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं पूर्णांक के उदाहरण बात करूं, जैसे मैंने लिखी दिया 21/7। 21/7 की बात करें तो आप भाग पूरा पूरा जा रहा है, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 एक क्या है, पूर्णांक है। और मैंने लिख दिया जैसे 4/2, तो 4/2 का मतलब कितना आया, 2 आया, ये भी एक क्या है, पूर्णांक है। और मैंने लिख दिया 21/2 लिख दिया। 21/2 का मतलब कितना आएगा आपको पता है, पहले एक बार गया, फिर बात कर लेते हैं 0.10.5, इसका मतलब आपको पता है कितना आया, ये आपको पता है पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। इधर वाले क्या थे, इधर वाले पूर्णांक थे, इधर वाले पूर्णांक थे, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। तो ये समझ पाते हो आप, पूर्णांक कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, निम्न में से पूर्णांक कौन सा है, तो आप आराम से बता सकते हो। भाग पूरा पूरा चला जाए, यानी हम कह सकते हैं पूरी पूरी संख्या आ जाए, दशमलव में न आए तो उसे पूर्णांक कहते हैं, और दशमलव आए तो वो पूर्णांक नहीं होता। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर देना। अब पूर्णांक के बारे में थोड़ी सी मैं बेसिक जानकारी भी आपको बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने सफेद बोर्ड ले लिया, इस पे आपको बता देता हूं क्या क्या पूर्णांक के बारे में। कई बार क्वेश्चन आ जाता है पूर्णांक में बदलना। पूर्णांक में बदलने के बारे में थोड़ी में हम बात करने वाले हैं। पूर्णांक में बदलना, कोई भी संख्या दशमलव में दे रखी हो और आपको कहे पूर्णांक में बदलना, तो इसके बारे में थोड़ी हम जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आप गणित को जब बेसिक से समझते हो तो ये जानकारी आगे चलकर बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। जैसे मैं लिख देता हूं, मैंने लिखा 2 पॉइंट, मान लो मैंने 8 लिख दिया, 2 पॉइंट कितना लिखा, 8 लिखा, तो आपको पता है इसको पूर्णांक में बदलोगे तो आप इसको क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। या हमने क्या सीखा, और मैंने लिखा मैंने लिख दिया 5.9। 5.9 को भी यदि आप पूर्णांक में बदलोगे तो क्या लिखोगे, 6 लिखोगे। क्या लिखोगे, 6 लिखोगे। अब ये कैसे लिख रहे हो आप, जैसे मान लो मैं लिखता हूं, एक इधर संख्या और लिखता हूं, मैंने लिखा 5.2, तो 5.2 को आप क्या लिखोगे, 5 लिखोगे। क्या लिखोगे, 5 लिखोगे। ये आप बता तो देते हो कैसे लिख रहे हो, एक बार में यहां से आपको लॉजिक क्लियर करवाने वाला हूं। मैंने लिख दिया 7.3, 7.3 लिखा। आप कहोगे इसको पूर्णांक के रूप में हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। तो आपने क्या सीखा, यदि दशमलव के बाद की संख्या 5 से बड़ी हो तो इधर वाला हम बढ़ा देते, इधर वाला हम बढ़ा देते। 2 का हमने 3 कर दिया था, ये देखो 5 से बड़ा है दशमलव के आगे वाला, तो हमने क्या कर दिया, इधर वाली संख्या को बढ़ा दिया, यानी 5 का क्या कर दिया, 6 कर दिया। जैसे आप पढ़ते हो ना, जैसे आपको कोई 2.8 रुपए मांग रहा है तो उसको आप कितने रुपए दे दोगे, पूर्णांक के रूप में कहो तो आप कहोगे 3 दे देंगे। कितने दे देंगे, 3 दे देंगे। और कोई 5.9 रुपए यानी 5.9 मांग रहा है रुपए, तो आप क्या दोगे, उसको 6 रुपए दे दोगे। और यदि कोई रुपए मांग रहा है 5.2, इसका मतलब उसको रुपए आप कितना दोगे, 5 ही दोगे। ऊपर वाले आप कह देते हो ये तो बस कम है, चलेगा, आप ऐसे कह देते हो। तो यही तरीका गणित में लगता है बेसिक तौर पे, यानी आप थोड़ी सी बात कर लेते, आधे से ज्यादा होता है, यानी 0.5 से यदि हम बात कर लेते ज्यादा होता है, इसका मतलब हम कह देते हैं हम इतने रुपए लेंगे। और जैसे हमारे एक उदाहरण ले लेते हैं, हम यदि गणित को व्यवहारिक तौर पे ले जाए तो जैसे हम गांव में मान लो काम करते खेत में, तो आधे से ज्यादा दिन हो जाता है तो हम कह देते हैं मजदूरी हम पूरी लेंगे। और यदि आधे से कम दिन रहता है तो कह देते हैं आपको मिलेगा नहीं। इस तरह से हम एक उदाहरण के तौर पे हम मैथ को समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अब विद्यार्थियों के सवाल दिमाग में आ रहा है, कमेंट भी आ रहा है, सर ये तो आपने बता दिया, आसान था कि कम होता है तो हम कम कर देते हैं, वो जो संख्या है वो लिख देते हैं। और यदि बहुत मतलब 5 से ज्यादा चला जाता है तो वो आगे वाला लिखते हैं। जैसे 9 पॉइंट सर आपने 7 लिख दिया, कोई बात नहीं, हम उसको 10 लिख देंगे, 10 लिख देंगे। और 9 पॉइंट यदि आप 2 लिखोगे तो हम कह देंगे ये तो 9 ही लिखेंगे। तो ये बात तो हम समझ गए। अब हमें बताओ यदि 0.5 ही आ जाए तब क्या करेंगे, तो बता देते हैं विद्यार्थियों, ये तो आपने सीख लिया। अब बात कर लेते हैं, मैंने लिखा 7.5,
एक में लिखता हूं 7.5 और एक में लिखता हूं 12.5। इन दोनों के उदाहरणों से हम समझ जाएंगे। कैसे समझ जाएंगे, एक बार ध्यान देना। तो यदि 7.5 इधर वाली संख्या क्या हो, पहले बात तो पॉइंट के आगे 5 आ जाए, यानी झगड़ा हो जाए कि किस में बदले, तो आपको ध्यान रखना है इधर वाली संख्या, तो ये तो पॉइंट 5 आ गया, तब की कंडीशन बता रहा हूं। पॉइंट 5 आ जाए तब आप क्या करना है, इधर वाली संख्या देखो ये 7 है, 7 कौन सी संख्या है, 7 हम बात कर लेते हैं विषम संख्या है। विषम संख्या है तो उसको सम में बदल दो, विषम संख्या तो उसको सम में बदल दो, यानी हम क्या लिखेंगे, इसको 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। और यदि सम ही हो, जैसे यहां देखो ये पॉइंट 5 है, ये तो समझ में आ गया सर हमारे, और इधर बात कर लेते ये कौन सी संख्या, सम है, तो सम को तो हम चेंज नहीं करेंगे, इसका मतलब 12 ही रखेंगे। कितना रखेंगे, 12 रखेंगे। ये आपके लॉजिक क्लियर हो गया होगा, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। जैसे मैं एक दो उदाहरण ऊपर और बता देता हूं। मैंने लिखा 15 पॉइंट मैंने लिख दिया मान लो 5, तो 15.5 है, तो आप देखोगे पॉइंट 5 आ गया, इसका मतलब या तो बढ़ेगा या यही रहेगा। तो आपको पता है ये कौन सी संख्या आ गई, विषम संख्या आ गई। कौन सी संख्या, ये विषम है तो इसको सम में चेंज कर दो, विषम है तो इसको किस में चेंज कर दो, सम, यानी आगे वाली 16 आ जाएगी, बिल्कुल इसको 16 लिखेंगे। और यदि ये आ गया, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 20.5 का मतलब ये संख्या कौन सी है, ये संख्या सम ही है, ये संख्या कौन सी है, सम है, तो सम को तो हम चेंज नहीं करेंगे, इसका मतलब 20 का 20 ही रखेंगे। तो ये ध्यान रखना, पॉइंट 5 से ज्यादा हो तब तो आगे वाली संख्या लिखना, पॉइंट 5 से कम हो तो पहले वाली संख्या लिखनी है, और जब पॉइंट 5 ही आ जाए तो इस तरह से आपको लॉजिक ध्यान में रख लेना है। क्लास यदि आप अच्छी लग रही है तो सभी स्टूडेंट जितने भी हमारे साथ लाइव है क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। अगला हम बात कर लेते हैं सम संख्याओं के बारे में, क्योंकि सर आप सम विषम बता रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है सम विषम होता क्या है, तो अब सीख लेते हैं सम विषम होता क्या है। सम को हम अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स के बारे में बात करें तो सम संख्या का मतलब मैंने डायरेक्टली लिख रखा है, यानी हम बात करें नॉर्मली भाषा में कहे 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाए वो संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। यानी 2 का भाग पूरा जाए वही संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। अब 2 का भाग आती दिमाग में आया, सर हम इसका इकाई अंक ध्यान में बता देंगे आपको, तो जल्दी से बताइएगा इकाई अंक इसका क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। यानी जिन भी संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वो संख्या क्या होती है, सम होती है, यानी उनमें 2 का भाग पूरा जाता है। जैसे आप 2 का पहाड़ा लिखते हो, जैसे आप 2 का पहाड़ा लिखता हूं, मैं यहां लिखता हूं 2 दूनी 4, फिर बात कर लेते हैं 6, फिर कितना 8, फिर बात कर लेते हैं 10, फिर बात कर लेते 12, फिर बात कर लेते 14, फिर बात कर लेते 16, फिर बात कर लेते 18 और ये 20। ये 2 का फाड़ा आपके लिए लिख दिया। अब इकाई अंक देखो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है और 8 आ रहा है, बिल्कुल दोबारा 0 आ रहा है। इसका मतलब आपको पता है यदि ये इकाई अंक हो, अब कईयों के दिमाग में नहीं आ रहा है इकाई अंक क्या होता है। कोई भी संख्या जैसे मान लो यदि वो डिजिट के रूप में हो, अंक के रूप में हो, जैसे संख्या आपको पता है अंकों से मिलकर बनी होती है, A B C D, मैंने ये संख्या लिख दी मान लो, तो ये अंतिम वाला अंक है ना, ये कहलाता है इकाई अंक। ये क्या कहलाता है, इकाई अंक कहलाता है। तो ये भी आप सभी विद्यार्थी नोट कर लिएगा, इकाई अंक का मतलब होता है ये इधर जो हम कहते हैं दाएं तरफ जो अंतिम अंक होता है ना, दाईं तरफ अंतिम अंक होता है वो इकाई अंक होता है। और ये 2 नंबर वाला आपको पता होगा दाही अंक होता है। 2 नंबर वाला कौन सा अंक होता है, दाही अंक होता है, सैकड़ा होता है, इसे आपको पता चलता जाता है। तो ये भी सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखना है, क्योंकि हम मैथ को बेसिक से सीखेंगे, एक एक चीज बताऊंगा, क्योंकि कई विद्यार्थियों को ये चीज भी पता नहीं रहती। इवन नंबर्स की बात करें तो आपको पता है 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, फिर बात कर लेते आगे 8 हो जाएगा, फिर बात कर लेते 10 हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। और इधर की बात करें तो आपको पता है माइनस में चलती जाएगी ऐसे। तो अब एक बात आप ध्यान दो, आप बात ध्यान दोगे तो आपको पता है 0 क्या हो गया, 0 आपको पता है सम संख्या, 0 क्या है, सम संख्या है। और 2 हो गया, 4 हो गया। प्रत्येक सम संख्याओं के 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर कितने का होता है, ये चीज आपने यहां सीख ली। 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर, 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर कितने का, जल्दी से बताओ, सम संख्याओं का अंतर। तो आप कहोगे 2 का है। 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर कितने का होता है, 2 का होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। यदि पहली संख्या हम x लेते हैं, पहली सम संख्या क्या लेते हैं, x लेते हैं, तो दूसरी वाली क्या होगी, x + 2 होगी, और तीसरे वाली x + 4 होगी। ऐसे ये सम संख्या हम मानते हैं। यदि कई बार सम संख्या का क्वेश्चन आता है तो लगातार सम संख्याओं का योग देता है या अंतर देता है, आगे क्वेश्चन भी करेंगे। अब बात कर लेते हैं उदाहरण। जैसे यहाँ इकाई अंक आपको मैंने गहरा करके लिख रखा है 8 है, और यही इकाई अंक कितना 0 है, यहाँ कितना है 6 है। इसका मतलब ये इकाई अंक आ रहे हैं, इसका मतलब उसमें 2 का भाग जाएगा, और जिसमें 2 का भाग जाता है वो सम संख्या होती है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सम का। जो हम बात करें उल्टा होता है, विषम संख्या कहते हैं। जिसमें 2 का भाग नहीं जाने वाला होता है वो उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आगे चलते हैं। अगला बात कर लेते हैं विषम संख्याओं के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, विषम संख्या के बारे में बात करेंगे, ओड नंबर्स के बारे में बात करेंगे। अंग्रेजी में कहे तो ओड नंबर्स कहते हैं।
तो पहली बात तो वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त न हो, यानी 2 का भाग पूरा पूरा न जाए, वो संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्याओं का इकाई अंक क्या होता है? जिसमें इकाई अंक 2 का पहाड़े में इकाई अंक नहीं आ रहा था, वो क्या होता है? विषम संख्याओं का इकाई अंक होता है। यानी 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। ये यदि इकाई अंक आपको मिले, इसका मतलब कितनी भी बड़ी संख्या आपको दे रखी है, वो संख्या क्या होगी? विषम होगी। जैसे मैंने 1 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, फिर 7 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर आपको पता है 11 लिखेंगे, ऐसे चलेंगे। और इधर बात कर लेते हैं, आपको पता है इनमें 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर भी आप देखोगे तो कितने का होता है? 2 का होता है। अब बात कर लेते हैं 1 - 1, ऐसे क्योंकि 2 का अंतर लेना पड़ेगा। अब थोड़ा सा आप यहां ध्यान दीजिएगा, आपको पता है यदि 0 लेते हैं, 2 से 2 कम करेंगे, 2 से 2 कम करेंगे, इसका मतलब 0 आएगा, बिल्कुल 0 आएगा। इसका मतलब 0 कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होगी। ये सभी विद्यार्थियों नोट कर लेना है। और यदि बात करें यहाँ 1 से 2 कम करेंगे, क्योंकि अंतर कितने का होता है? 2 का होता है। 1 से 2 कम करें, इसका मतलब -1 होगा। तो ये आप सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हो। -3 हो गया, -5 हो गया, इस तरह से आप बना सकते हो। और इकाई अंक भी मैंने गहरा करके लिख रखा है। जैसे ये 81 35 है, इसमें 5 है इकाई अंक, इस कारण विषम है। इसमें 9 है, इसमें 7 है और इसमें कितना है? 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं ध्यान देने योग्य तथ्य, जो कि सम विषम संख्याओं के बारे में मैंने आपको नोट करवाने, यानी ये चीज आप नोट लगा के लिखेगा। प्रत्येक चीज जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, एक एक चीज आपको नोट्स बनाने हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को जो भी स्क्रीन पे लिखा है वो आपको एकदम वो आपकी कॉपी में नोट कर लेना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो भी तथ्य मैंने स्क्रीन पे लिख रखा है या लिखा रहा हूं, जो भी मैं लिख रहा हूं, वो सारी इंपॉर्टेंट है। पहला नोट मैंने लिख रखा है, शून्य एक सम संख्या होती है। पहला बात तो बात कर लेते, कई बार संख्या क्वेश्चन से आ जाता है, शून्य सम संख्या है या विषम संख्या है। तो शून्य एक सम संख्या होती है, ये तो मैंने बता ही दिया। अगला क्वेश्चन है, दो लगातार सम संख्याओं का अंतर कितने का होता है? सदैव 2 का होता है। जैसे सम संख्या कोई भी ले लो, जैसे मैंने लिया, मान लो मैंने सम संख्या ली 16 और 18, कितनी ली? 16 और 18 ली। इन दोनों के यदि हम अंतर करेंगे तो अंतर आपको पता है कितना आने वाला है? अंतर आपको दिखाई दे रहा है 2 का। तो 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर कितने का होता है? 2 का होता है। ये तो सबको पता ही है। अगला क्वेश्चन लिख रखा है, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर कितने का होता है? 2 का होता है। कोई भी विषम संख्या ले लो, मैंने लिया 17 और 19 लिया, अंतर कितने का है? आपको पता है 2 का। अंतर कितने का दे रखा है? 2 का है। तो इसका मतलब अंतर की बात करें, 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर कितने का? 2 का। 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर भी कितने का होता है? 2 का होता है। यानी कोई भी सम संख्या होती है, उसमें यदि हम 2 जोड़ेंगे तो अगले वाली सम संख्या आएगी, 2 घटाएंगे तो पीछे वाली सम संख्या आएगी। अब बात कर लेते हैं विषम संख्याओं की। बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, विषम संख्याओं में भी यदि कोई भी विषम संख्या हो, इसमें से 2 बढ़ा दे तो आगे वाली विषम संख्या आ जाएगी, 2 घटा दे तो पीछे वाली विषम संख्या आ जाएगी। ऐसे आपको ध्यान रखना है। अगला क्या दे रखा है? 2 सम संख्याओं का योग सदैव क्या होता है? सम संख्या होता है। कोई भी 2 सम संख्या ले लो, जैसे कहेंगे सर हम 12 और कितना लेंगे? 12 और 10 लेंगे। सम संख्या है सर, दोनों को ले लिया हम, और जोड़ा कितना है? 22 आया। 22 आपको पता है एक सम संख्या है, बिल्कुल है। और भी उदाहरण ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं आप मैंने लिया वही लो। 6 और सर मैंने 16 ले लिया, 6 और मान लो 16 ले लो, 14 ले लो, 14 ले लिया। चलो कितना आया? 6 और 14 का योग कितना है? 20 है। तो आप आराम से बता दोगे 20, यह भी सम संख्या। तो 2 लगातार सम संख्याओं का योग क्या होता है? सम ही होता है। और 2 लगातार, अगला नोट बहुत ही शानदार लिख रखा है, 2 लगातार विषम संख्याओं का योग सदैव क्या होता है? सम होता है। विषम संख्या कोई भी ले लो, मैंने लिया 5 और 9 ले लिया। कितना लिया? 5 और 9 लिया, तो जोड़ा कितना आया? 14 आया। इसका मतलब आप ध्यान रखिएगा, 2 लगातार विषम संख्याओं का बात करें तो योग वो भी क्या आता है? वो भी सम आता है। 2 लगातार विषम संख्याओं का, लगातार ले लो या कोई भी ले लो, 2 लगातार ले लो या कह दो 2 विषम संख्याओं का, डायरेक्ट लिख सकते हो, लगातार का तो कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, 2 विषम संख्याओं का योग भी क्या होता है? सम आता है। यह आप ध्यान रख सकते हो। और यदि बात करें, अगला नोट लिख रखा है, क्या लिख रखा है? एक सम संख्या एक विषम संख्या, यानी एक सम और एक विषम हो तो आप देख लेते, जैसे मैंने एक सम लिया 4 और विषम ले लिया मैंने 7, तो इनका जोड़कर देखते कितना आता है? आपको पता है 11 आया। इसका मतलब क्या आता है? विषम आता है। तो 2 हम बात कर लेते, एक सम और एक विषम हो तो उनका योग क्या आता है? आप ध्यान रखिएगा, विषम संख्या आता है। मैंने नोट लगा के आपके लिए लिख रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रथम प्राकृत संख्या 1 तथा प्रथम पूर्ण संख्या 0 होती है। ये तो आपको पता ही है। प्रथम प्राकृत संख्या तो 1 होती है, और प्रथम हम बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या कितनी होती है? 0 होती है। ये सभी विद्यार्थियों को बता भी रखा है पीछे। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, अगला बात कर लेते हैं। अब हम बात करने वाले किसके बारे में? भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, यहां से एक कंफ्यूज क्रिएट हो जाती है विद्यार्थियों की कि सम विषम और भाज्य अभाज्य सर क्या एक ही होता है? देखो, एक नहीं होता है। मैंने वहां बोला सम का मतलब बोला जिसमें 2 का भाग जाए वो सम होता है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाए वो विषम होता है। जबकि यहां भाग किसी भी संख्या का जाना या नहीं जाने की बात आ जाती है, वहां तो केवल और केवल 2 के भाग की बात आ रही थी।
जबकि भाज्य की बात करें, भाज्य की मतलब आप शब्द देखोगे, देखो भाज्य हो जाए यानी किसी भी संख्या का भाग चला जाए वो क्या हो जाती है, भाज्य संख्या हो जाती है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स की बात करें तो मैंने परिभाषा लिख रखी है, वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, यानी एक एवं स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग चला जाए, किसी का भी जाए लेकिन उसमें भाग चला जाए एक और स्वयं को छोड़कर, क्योंकि एक का भाग तो कोई भी संख्या ले लो, एक का तो भाग सब में चला जाता है, और एक आपको पता है वो खुद संख्या होती है, स्वयं होती है वो संख्या, आपको पता है स्वयं का भी भाग कोई भी संख्या उसमें चला जाता है। जैसे मैंने कोई भी संख्या ले ली, मैंने 5 ली, तो 5 में आपको पता है एक का भी भाग जाएगा और 5 का भी जाएगा, इनका तो भाग जाएगा ही, इसके अलावा अन्य किसी संख्या का भाग जाए तो वो क्या कहलाती है, आपको पता रखना है, भाज्य संख्या कहलाती है। यानी अर्थात जिनका आसानी से अभाज्य गुणनखंड किया जा सके, यानी उनके टुकड़े किया जा सके। जैसे 5 के अभाज्य गुणनखंड नहीं होगे, जैसे मैंने लिखा 10, तो 10 का अभाज्य गुणनखंड कर दोगे 2 गुणा 5, इसका मतलब ये क्या है, भाज्य संख्या। 10 क्या है, भाज्य संख्या है, और ये अभाज्य संख्या ऊपर वाले। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, जिसमें किसी भी संख्या का भाग जाए तो वो तो होगी भाज्य, और नहीं जाए तो वो अभाज्य होगी। अगला लिख रखा है मैंने, भाज्य संख्याओं को यौगिक संख्या या संयुक्त संख्याएं भी कहते हैं। कई बार आपको पता है भाज्य संख्या की जगह यौगिक संख्या भी नाम दे सकता है या संयुक्त संख्याएं भी नाम दे सकता है, तो ये भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये शब्द इसी के पर्यायवाची है। अब बात कर लेते हैं भाज्य संख्या की बात करें तो आपको पता है 4, आपको पता है 4 में आपको पता है किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। 4 में किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है। और 6 में तो आपको पता है 2 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड हो रहा है ना, बिल्कुल। और 8 में आपको पता है किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का भी जा रहा है। आपको ये देखना है कि हम बात कर लेते हैं स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग जाए तो वो क्या होगी, भाज्य होगी। 9 में आपको पता है 3 का जा रहा है, 10 में आपको पता है 2 और 5 का जा रहा है, 12 में 6 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 14 में 7 का जा रहा है, 2 का जा रहा है। तो किसी भी संख्या का भाग जाए तो वो भाज्य होगी, और भाग नहीं जाए तो वो क्या होगी, अभाज्य होगी। 15 में आपको पता है 3 और 5 का जा रहा है, 16 में भी जा रहा है, जो भी संख्या लिख रखी है मैंने वो क्या है, आपको दिखाई दे रही है, ये भाज्य संख्या है सारी जो भी मैंने लिखी है। अब बात कर लेते हैं, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप और जो भी विद्यार्थी हमारी टॉपिक वाइज ई बुक लेना चाहते हैं, कई सारे विद्यार्थी हमें मैसेज करते रहते हैं, सर ई बुक लेना चाहते हैं, तो ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोई भी विद्यार्थी लेना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, टेक्निकल टीम ने दिखा दिए होंगे, उस पर भी मैसेज कर सकते हो। लेना चाहे तो ले सकते हो, जिसमें आप टॉपिक वाइज जीके जीएस सारा टॉपिक वाइज कवर कर सकते हो, और साथ में प्रैक्टिस सेट भी दे रखा है, जो भी आपको बेस्ट बुक लगे वो आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अगले हम बात कर लेते हैं भाज्य संख्या के बारे में, हमने पढ़ लिया है। अब बात करेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करेंगे। तो अभाज्य संख्याओं की बात करें तो भाज्य का क्या हो गया, उल्टा हो गया, जिसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, प्राइम नंबर्स कहते हैं। यानी वे संख्या जिनमें एक एवं स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए, विभाजित न हो, यानी किसी भी संख्या का भाग न जाए। एक का तो भाग जाता है, देखो सब में एक का तो कोई दिखती नहीं, कोई भी संख्या ले लो एक का भाग तो जाएगा और स्वयं की जाएगा, इसके अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए, या कह सकते जिनके आसानी से अभाज्य गुणनखंड न किया जा सके वो क्या कहलाती है, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और अभाज्य संख्याओं को हम रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में से आ जाते हैं रूढ़ संख्याएं कौन सी होती है, तो आप ध्यान रखिएगा अभाज्य संख्याओं को ही कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या, आपको पता है 2 है, 3 है, इसमें आपको पता है 2 में या तो 2 का भाग जा रहा है या 1 का भाग जा रहा है, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, और 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। आप देख पा रहे होंगे, इसमें हम बात कर लेते हैं कोई भी संख्या अदर का भाग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। प्रथम अभाज्य संख्या की बात करें, प्रथम अभाज्य संख्या की बात करें तो वो कौन होगी, प्रथम अभाज्य संख्या 2 होगी। प्रथम अभाज्य संख्या कौन होगी, 2 होगी। और प्रथम भाज्य संख्या की बात कर लेते हैं, पीछे बढ़ते हैं। प्रथम भाज्य संख्या की बात करें तो आपको पता है 4 है। प्रथम भाज्य संख्या की बात करें तो वो कौन है, 4 है, आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, आपको दोनों में देखोगे, दोनों में नजर डालो एक बार, 4 आ गया, इसमें क्या आ गया, 2 आ गया, 3 भी आ रहा है, लेकिन 1 नहीं आ रहा है, 1 दोनों में ही नहीं आ रहा है। 1 का क्या हो गया विद्यार्थियों, झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो क्या करे, आपको पता है अब 1 को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ, एक ने कहा मैं लूंगा और एक ने कहा मैं लूंगा। अब मेरे पास 2 विद्यार्थी आए पेन लेकर, पेन थी एक, और 2-3 विद्यार्थी आगे, 2 विद्यार्थी आगे, चलो उन्होंने कहा सर ये पेन मेरी है, और एक ने कहा मेरी है, तो झगड़ा हो गया। इसका मतलब इसका झगड़े का निपटारा कैसे होगा, मैं कहूंगा ये पेन यही छोड़ के चले जाओ, आप दोनों को ही नहीं मिलेगी, तब उसका झगड़ा क्या हो जाएगा, निपटारा हो जाएगा। इसका मतलब हम कह देते हैं एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, यानी दोनों को ही नहीं देंगे पेन, यानी कह दिया ये पेन दोनों को ही नहीं मिलेगा, इसका मतलब एक दोनों को ही नहीं मिलेगा, न तो भाज्य और न ही अभाज्य। अब क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाता है
कि एक को यदि भाज्य या अभाज्य दोनों में से एक में शामिल करने के लिए बोले तो आप किस में शामिल करोगे? तो ध्यान रखिएगा जब दोनों में से एक में शामिल करना हो तब हम करेंगे अभाज्य में शामिल, क्योंकि वास्तव में देखें तो क्या है, एक आपको पता है अभाज्य संख्या दिखाई देती है, लेकिन इनको झगड़ा इस कारण हुआ क्योंकि दोनों की परिभाषा में एक आ रहा है। आपने देखा दोनों की परिभाषा में क्या आ रहा है, एक आ रहा है, यहां भी आ रखा है, एक भाज्य में भी आ रहा है और अभाज्य में आ रहा है। दोनों के झगड़ा हो गया और दोनों ने क्या की, लड़ाई की, तो इसका मतलब दोनों को कह दिया कि दोनों को ही नहीं मिलेगा। तो ये ऐसे आप याद रख सकते हो। तो एक नए तो भाज्य, आज के बाद आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि कई विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, सर एक अभाज्य संख्या, एक नए तो भाज्य और नए ये अभाज्य। पीछे नागौर भर्ती में ये क्वेश्चन आया था कि ऐसी कौन सी संख्या है जो नए तो भाज्य और नए अभाज्य, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए आप बात कर लेते, थोड़ा सा और जानकारी दे देता हूं। यहां यदि आप देखोगे तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये मैंने 25 तक अभाज्य संख्या लिख दिया। कितनी आ रही, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्या कितनी दिखी आपको? 9 दिखी। 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 9 होती है। ये भी हम बता देते हैं आपको। ये देखो बेसिक जानकारी जो लिख रखी है, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट टपक जाता है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है यहां से। भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट है। फूल पत्ती लगा लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होगा प्रथम क्वेश्चन ये बनता है कि प्रथम अभाज्य संख्या ध्यान रखिएगा कौन है? प्रथम अभाज्य संख्या 2 है, जो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। एक ही ऐसी संख्या है जो सम भी है और क्या है, अभाज्य भी है। ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य है और क्या है, सम है। तो 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। अगला क्वेश्चन बनता है प्रथम भाज्य संख्या कौन है? तो प्रथम भाज्य संख्या की बात करें तो आपको पता होगा कौन है, 4 है। जैसे हम गिनती लिखना शुरू करते, प्राकृत संख्या की बात कर लेते। प्राकृत संख्या के बारे में मैंने बताया था, आपको पता है गणित की शुरुआत प्राकृत नंबर से भी मानी जाती है। 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, फिर 5 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। तो एक तो आपको पता है नए तो भाज्य, नई अभाज्य, इसको तो हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। ये नए भाज्य और नए अभाज्य। तो प्रथम भाज्य अभाज्य संख्या की बात करें तो ये होगी प्रथम अभाज्य। प्रथम अभाज्य संख्या कौन हुई? प्रथम अभाज्य संख्या की बात करें तो आप कहोगे 2 होगी। और प्रथम भाज्य संख्या की बात करें, प्रथम भाज्य संख्या की बात करें तो वो कौन होगी, 4 होगी। सबको दिखाई दे रहा होगा। अब बात कर लेते हैं, यहां से और भी सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक ऐसी संख्या है, एक कैसी संख्या है, कैसी संख्या, नए तो भाज्य और नई क्या है, अभाज्य। ध्यान रखिएगा, एक ऐसी संख्या है जो नए तो भाज्य और नई अभाज्य, यानी एक को दोनों के अंदर ही ऐड नहीं करते। अब क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाता है, विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 से 25 तक, 1 से 25 तक आपको कहता है भाज्य और अभाज्य संख्या कितनी है, दोनों को मिलाकर कितनी है, यानी 1 से 25 तक भाज्य प्लस अभाज्य कितनी है, भाज्य प्लस अभाज्य कितनी है, जल्दी से कमेंट करके बताएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट सही जवाब दे पाते। 1 से 25 तक भाज्य और अभाज्य संख्या की बात करें तो वो 24 ही है, क्योंकि एक नए तो भाज्य, नए अभाज्य, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कई बार। अब बात कर लेते हैं, आप ये चीज आपको रट लेनी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 9 होती है। अभाज्य संख्या की बात करें 9 होती है। अब बात कर लेते हैं भाज्य कितनी होती है, तो 24 में से हम क्या करेंगे, 24 में से 9 घटाएंगे, क्योंकि 24 ही होती है बिल्कुल। तो घटा के देखो कितना आएगा, 15 आएगा ना, 15 आएगा बिल्कुल। ये आप ध्यान रखिएगा, ये कई बार विद्यार्थी गलती कर देते हैं। उनको अभाज्य तो उनका रटा हुआ रहता है कि अभाज्य संख्या कितनी होती है, 9 होती है, और भाज्य पूछते हैं तो वो 25 में से घटा देते भूल कर। ये गलती आपको नहीं करनी। एग्जाम में जो भी विद्यार्थी गलती करते हैं वो मेरे ध्यान में रहता है, क्योंकि आपको पता है टीचर एक होता है, वो अध्यापक होता है, जो आपको पता है एक विद्यार्थी से होकर गुजरता है। इसका मतलब उसको हर एक गलतियों का एहसास होता है, क्योंकि कोई भी टीचर होता है वो पहले ये गलतियां करता था, जो आपको पता है बताने के लिए आता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये गलती आपको नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं, अगला बात कर लेते हैं 1 से 75 तक हम बात कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं 1 से 50। इधर लिख रखा है 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 15 होती है। कितनी होती है, 15। और आपको कहना वैसे बताओ, तो 50 में से 15 नहीं घटाएंगे, 49 में से 15 घटाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं 1 से 75 तक कितनी होती है, 21 होती है, नोट कर लीजिएगा। और 1 से 100 तक कितनी होती है, 25 होती है। इतना तो सभी को याद रखना ही है। और यदि आप थोड़ा सा आगे और याद रख सकते हो, यानी याद रखो तो रख सकते हो, 1 से लेकर 125 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 30 होती है। फिर आप 5 का गैप चलने दो, 35 होती है, फिर 40 होती है, फिर कितनी होती है, ध्यान रखिएगा 46। यहाँ थोड़ा सा गैप आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप एक बात इंपॉर्टेंट विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, भाज्य और अभाज्य संख्याओं में कोई फिक्स गैप नहीं होता है कि इतने के बाद अभाज्य आएगी, इतने के बाद भाज्य आएगी, ये कोई गैप नहीं होता है। ये आप दिमाग से ही निकाल देना कि भाज्य अभाज्य कोई श्रेणी नहीं होती है, फिक्स श्रेणी नहीं होती है, ये एक नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, ये फैक्ट आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, अपना नोट्स बनाइएगा शानदार तरीके से। अब बात कर लेते हैं, अगला हमारा
बनता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य का मतलब शब्द आप देखोगे, सह का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं सह का मतलब होता है 7, सह का मतलब क्या होता है 7, यानी हम बात कर लेते हैं 7 अभाज्य, यानी दोनों को एक साथ, यानी हम बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या, यानी हम बात करें अभाज्य संख्या की बात तो नहीं कर सकते। को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है, यानी ऐसी संख्याएं, दो संख्या युग्म जिनमें एक एवं अलावा एक एवं हम बात कर लेते कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे हम बात कर लेते हैं कॉमन गुणनखंड की बात करें तो 14 और 15 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब ये सह अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या ये सह अभाज्य संख्या। 5 और 9 में कोई कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और एक होती है सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या के बारे में भी बता देता हूं। सहभाज्य संख्या की बात करें तो आप नोट कर लो, सहभाज्य जैसे मैंने लिखा 6 और मैंने कितना लिख दिया 8 लिख दिया, तो कॉमन आपको पता है उभयनिष्ठ गुणनखंड है कौन है, आपको पता है दो दोनों का क्या है गुणनखंड है। और भी उदाहरण लिख देता हूं, मैंने लिखा चलो 5 और 15 लिख दिया, 5 और 15 लिखा तो दोनों में आपको पता है कॉमन यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है 5 है। कौन है 5, दोनों में आपको पता है 5 का भाग 4 है, इसका मतलब ये क्या होती है, ये सहभाज्य संख्या होती है। और सह अभाज्य का मतलब होता है एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, यही ध्यान रखना। अगला बहुत ही शानदार है युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या का मतलब हो गया पेयर प्राइम नंबर्स। पेयर प्राइम नंबर्स का मतलब होता है ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके अंतर कितना हो 2, यानी बात कर लेते हैं ऐसी अभाज्य संख्या लेनी है जिनका अंतर कितने का होना चाहिए 2 का होना चाहिए, वो संख्या क्या कहलाती है युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 3 और 5 आपको पता है अंतर कितने का 2 का, 11 और 13 का अंतर कितने का आपको पता है 2 का, और 17 और 19 का अंतर भी कितने का है 2 का। और भी ऐसी संख्याएं बहुत सारी होती है जो आप देख सकते हो, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये भी हो गया। चलिए आप आगे बढ़े, तो ये नोट कर लो सभी विद्यार्थी जो भी मैंने लिख रखा है। और वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है तो जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव है एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं, आज हमने भाज्य अभाज्य सम विषम प्राकृत नेचुरल नंबर हम बात कर लेते हैं, पूर्णांक इंटीजर के बारे में पढ़ा है। तो अब हम बात कर लेते हैं इनके अभ्यास क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि विद्यार्थियों को पता चले कि हमें कुछ कितना समझ में आया। सर आप अभ्यास भी कराइएगा साथ में। तो पहले तो हमने थ्योरी पढ़ लिए, अब तक हमने लॉजिक क्लियर कर लिया, हर एक हमने बेसिक से आपको समझाया। अब इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो कर लेते हैं और कि कल की क्लास को इससे आगे बढ़ाएंगे। तो अब क्वेश्चन भी सभी विद्यार्थियों को टिक लगाना है, जल्दी जल्दी लाइव चैट में जवाब देना है ताकि विद्यार्थियों को पता चले कितने क्वेश्चन आपके राइट हो पाते। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है। तो प्राकृत संख्या तो आपको पता है नेचुरल नंबर होता है, एन होता है, वो आपको पता है 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं तो आपको पता होगा प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, आपको पता होगा 1 से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको पता है कौन होती है, शून्य होती है। बिल्कुल जो ऑप्शन में भी बता रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे गए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पता है 2 है, जो एकमात्र सम अभाज्य संख्या, ये भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अब बात कर लेते हैं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की बात कर लेते हैं तो अभाज्य संख्या आपको पता है कौन कौन सी होती है, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर बात कर लेते हैं आगे कौन होता है 5 हो गया, 7 हो गया, आगे बात कर लेते हैं 11 हो गया, 13 हो गया। ये आपको पता है अभाज्य संख्या होती है। कई बार तो क्वेश्चन आगे आ जाता है अगला पद क्या होगा, तो आप बता सकते हो 13 से आगे वाली अभाज्य संख्या कौन होती है 17 होती है। तो इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अब आपको कहे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। विषम अभाज्य संख्या आपको पता है कौन है 3 है। कौन है विषम अभाज्य संख्या की बात करें प्रथम, तो वो कौन है, बिल्कुल जो ऑप्शन में सही बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और सम अभाज्य संख्या की बात करें, सम अभाज्य संख्या जो छोटी कह दो या बड़ी कह दो एक ही होती है। छोटी कह दो या बड़ी कह दो एक ही होती है। आपको पता है सम अभाज्य संख्या एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य होती है वो 2 केवल एक ही होता है। तो इसका तो बड़ा कह दो छोटा कह दो क्या फर्क पड़ता है, जो एक ही है उसका बड़ा छोटा क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है सबसे छोटी सम संख्या। सम होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या की बात कर लेते हैं, मैं अभाज्य संख्या लिख देता हूं 2 3, फिर बात कर लेते हैं सम होना चाहिए और क्या होना चाहिए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या तो एक ही है 2, कौन है 2, बिल्कुल आपका ऑप्शन में क्या राइट होगा, ए राइट होगा। सम की बात करें अभाज्य में, तो अभाज्य में तो सम संख्या एक ही आती है, 2 और तो आता ही नहीं है। चलिए आगे बढ़े, अगला बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन है। समभाज्य की बात करें तो आपको पता है भाज्य संख्या 4 से शुरू होती है, बिल्कुल 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, आगे बात कर लेते 10 हो गया, 12 हो गया, आगे बात कर लेते 14 हो गया, 15 हो गया। अब आपको क्या कहे, पहली बात तो कौन सी होनी चाहिए, भाज्य होनी चाहिए। भाज्य तो हमने लिख दी, और सम होनी चाहिए। भाज्य कौन सी, छोटी होनी चाहिए और सम होनी चाहिए। इसका मतलब कौन होगा, 4 होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल जो ऑप्शन में ये बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही, आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है सबसे छोटी
विषम भाज्य संख्या कौन सी? विषम भाज्य संख्या की बात करें, विषम भाज्य संख्या की बात करें तो आपको पता है भाज्य संख्या हमने लिखा 4 लिखा, फिर बात कर लेते 6 लिखा, फिर 4 6 8, फिर बात कर लेते 9 आएगा, फिर 10 आएगा, 12 आएगा। और आपको क्या दिया है? पहले बात तो भाज्य होनी चाहिए, भाज्य तो हमने लिख ली, और क्या होनी चाहिए? साथ में विषम भी होनी चाहिए। तो विषम संख्या तो ये एक आती है, प्रथम आती है बिल्कुल, और आगे तो आती जाती है, आपको पता है 14 हो गया, आगे 15 भी आ जाती है। लेकिन छोटी संख्या की बात करिए, इसका मतलब आपका क्या होगा? 9 होगा। बिल्कुल जो ऑप्शन में डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इस तरह का क्वेश्चन आपको पता है जो पेपर अभी हाल ही में रिलेशन भर्तियों का पेपर हुआ था उनमें इस तरह का क्वेश्चन आया था, जिनके बारे में हम कल चर्चा करने वाले परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। आज हमने भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा है। अगला बात कर लेते हैं, दो अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है? दो अभाज्य संख्याओं का योग जैसे बात कर लेते हैं, अगले ने कहा है अभाज्य के साथ क्या जोड़ना है? अभाज्य के साथ अभाज्य जोड़ना। अब कई सारे विद्यार्थियों को डाउट हो जाता है, सर क्या आएगा बताओ जल्दी से। तो अभी जल्दी से बता देते हैं, हमें अभी तो पता नहीं है, एक दो हम उदाहरण लेकर देखते हैं। तो जल्दी से अभाज्य संख्या ले लो आप। जैसे मैंने लिया 2 और 3, एक बार उदाहरण लेता हूं मैं 2 और 3। 2 और 3 लिया मैंने तो कितना आया बताओ? 2 और 3 लिया तो 5 आ गया। क्या आ गया? 5 आ गया। ये तो क्या है? ये कौन सी संख्या है? आप कहोगे सर ये तो अभाज्य आई। अरे एक बार छोड़ो वो और आगे देखते हैं हम क्या आता है। तो अगला हम लेते हैं 2 और मैंने 7 ले लिया, ये भी तो अभाज्य संख्या ही है। 2 और 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। आपने कहा सर जोड़ो, क्या आया? 9 आया। 9 आ गया सर, ये तो भाज्य। इसका मतलब भाज्य भी आ सकता है और अभाज्य भी आ सकता है। तो आप ये तो कह नहीं सकते हमेशा अभाज्य आएगा या हमेशा भाज्य आएगा। इसका मतलब बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे, कभी भाज्य आएगा और कभी अभाज्य आएगा, कोई फिक्स नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगला अब सर कहोगे ये बताओ ये कैसे नहीं होगा? दशमलव संख्या का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। दशमलव संख्या का क्या मतलब होगा? भाज्य अभाज्य से। दशमलव संख्या तो भाज्य और अभाज्य दोनों में नहीं आती है, तो ये तो आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़े। पूर्णांक होते हैं, आपको पता है भाज्य और अभाज्य संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 9 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है? दो भाज्य संख्याओं का योग क्या होता है? चलिए सर हम देखते हैं भाज्य संख्याओं का योग क्या होता है। दो भाज्य संख्या, आप उदाहरण लेके देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है आप उदाहरण ले लिया करो। जैसे मैं लेता हूं भाज्य संख्या लेनी है तो मैं ले लेता हूं भाज्य संख्या, जल्दी से लेकर देखिएगा कौन कौन लेती है भाज्य का ना। बिल्कुल भाज्य संख्या लेते हैं हम 8 और 4। चलो मैंने ले लिया 4 और 8। कितना लिया? 4 और 8 लेके देखते कितना आया? 12 आया। सर ये तो कौन सी है? ये तो भाज्य होगी। ये तो कौन सी होगी? भाज्य होगी। और भी लेकर देखो थोड़ा सा, 9 और 8 लेता हूं मैं। क्या लेता हूं? 9 और 8 लेता हूं तो आप देखोगे तो क्या आएगा? 17 आ गया। सर ये तो अभाज्य आ गया, क्या कबड़ा हो रखा है, तो ये क्या आ गया? अभाज्य आ गया। तो इसका मतलब आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? भाज्य भी हो सकता है और अभाज्य भी हो सकता है। इसका मतलब कभी भाज्य होगा और कभी अभाज्य होगा। दशमलव का तो कोई मतलब ही नहीं होगा, तो इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, कई बार पेपरों में पूछा गया। प्रथम हम बात कर लेते हैं 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, पहले बात तो कर लेते होती कौन है? पहली 2 हुई, फिर बात कर लेते 3 हुई, फिर बात कर लेते 5 हुई, और फिर बात कर लेते 7 हुई, फिर बात कर लेते 11 हुई। औसत की बात कर लेते तो राशियों का योग कर दो। औसत का मतलब राशियों का योग कर दो, और बट्टे में क्या कर दो? राशियों की संख्या कितनी है, राशियों की संख्या का क्या कर दो? भाग दे दो। कितनी संख्या है? 5 संख्या। इसका मतलब 5 का भाग देंगे, यह आपका औसत आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। पहले इनको जोड़ो, कितना होने वाला है? 28/5। तो भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार गया। फिर बात कर लेते 5.6। आपका जवाब कितना आएगा? 5.6 आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन में ये बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। ऐसी कौन सी संख्या है जो न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है? तो आपको पता होगा एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, कई बार पेपर में आया हुआ है। 40 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। तो 40 से ऊपर वाली अभाज्य संख्या बोलो कौन कौन होती है? 41 हो गया, फिर बात कर लेते 43 हो गया, और फिर बात कर लेते 47 हो गया। ये 3 ही तो संख्या है। और औसत की बात कर लेते कितनी संख्या? 3 का भाग दे देते हैं। तो इनको जोड़कर देखो कितना आएगा? यह आएगा 131। 131/3 यानी कितनी बार गया? 4 बार भाग गया। फिर कितनी बार गएगा? 4 बार, फिर 3 बार, और फिर 6। इसका मतलब कितना आएगा? बिल्कुल 43 पॉइंट। हम बात कर लेते हैं 6-7। बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। अब सर ये 7 कैसे कर दिया? कैसे कर दिया बताऊं आपको? 43 पॉइंट आप लिखोगे 6 ऐसे आता जाएगा। अब आपको पता है इस 6 को यदि आगे से हमें हटाना है तो आपको पता है 6, आपको पता है 5 से बड़ी संख्या। इसका मतलब हम कैसे लिखेंगे? 44.67 लिख देंगे, क्योंकि आपको पता है एक अंक बढ़ा देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गया। सर इसको कैसे करेंगे? 1 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्या? मैंने आपको लिखाया था, ध्यान में आ रहा है? 1 से हम बात कर लेते, 1 से लेके हम बात कर लेते 75 तक कितनी थी? 1 से 75 तक हम बात कर लेते कौन सी संख्या?
1 से 75 तक हम बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कितनी थी, मैंने आपको रटवाया था, आपको लिखवाया था, जल्दी से बताएगा। तो आपको पता है, यदि हम बात करें, मैं थोड़ा सा यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, 1 से 25 तक कितनी थी, 1 से 25 तक बात कर लेते हैं 9 थी, 1 से 25 तक 9, 1 से लेके हम बात कर लेते हैं 50 तक कितनी थी, जल्दी से बताएगा, 15 थी, कितनी थी, 15 थी। और 1 से लेके 75 तक कितनी थी, आपको पता होना चाहिए कितनी थी, 21 थी, कितनी थी, 21 थी। और 1 से लेके 100 तक नीचे दिखाई दे रहा क्या, 1 से लेके 100 तक कितनी थी, 25 थी। तो ये मैंने आपको रटवाया था, रट लेना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है और आपका क्वेश्चन गलत है नहीं होना चाहिए। तो आप 1 से 75 तक तो आपको पता है कितनी होती है, 21 होती है। आपको चाहिए 70 तक की, तो 70 से ऊपर कौन कौन है, 70 से ऊपर कौन कौन है उसको हटा दो। ऊपर कौन कौन होती है, कितनी संख्या होती है, जल्दी से देखिएगा, एक तो 71 होती है और एक कौन होती है, 73 होती है। दो ही संख्या है, तो इसका मतलब दो संख्या, कितनी संख्या है, दो ही है ना, इसका मतलब दो हम उसमें से कम कर देते, दो उसमें से क्या कर देते, कम कर देते। इसका मतलब 1 से 70 तक आ जाएगा। 1 से 70 तक की बात करें तो आपका कितना आएगा, 21 - 2 यानी 19 आएगा। कितना आएगा, 19 आएगा। कई बार पेपरों में क्वेश्चन आ चुका है, नोट कर लो। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही, आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जिसमें आप गलती करते, मैंने आपको बता भी दिया था। 1 से लेके 25 तक कितनी भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की बात करें, अभाज्य संख्या की बात करें, सबको मालूम है कितनी होती है, 9 होती है, 9 होती है बिल्कुल। और भाज्य और अभाज्य दोनों मिलाकर कितनी होती है, भाज्य प्लस अभाज्य, मैंने अभी बताया था आपको, भाज्य और अभाज्य मिलाकर कितनी होती है। आप कह दोगे 25, गलत हो जाएगा, 24 होती है। मिलाकर कितनी होती है, 24 होती है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक न तो भाज्य और नहीं अभाज्य। अब बात कर लेते हैं, हमें तो कौन सी चाहिए, भाज्य चाहिए ना। भाज्य का मतलब हम कर देते हैं 24 - 9, 24 - 9 करो, जल्दी से कितना आता है, तो 15 आएगा। कितना आएगा, 15 आएगा। कई विद्यार्थी 16 कर देते हैं, 25 में से 9 घटा देते हैं, ध्यान रखिएगा, गलती मत कर देना, 16 मत कर देना, 15 होगा। बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या देखा है, 15 नंबर, निम्न में से अभाज्य संख्या है। अब भाज्य और अभाज्य संख्या का कई बार कबाड़ा आ जाता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है या अभाज्य, उसका पता कैसे करते हैं सर। पहले बात तो आपको बता दूं, 200 से ज्यादा संख्या का तो लगभग 400 से कम संख्या का पूछेगा, यानी 400 से कम होगी संख्या की वैल्यू, क्या होगी, 400 से कम होगी। तो 400 तक की संख्याओं का हम सेकंडों में बता सकते हैं कि ये भाज्य है या अभाज्य। कैसे पता करते हैं, ध्यान रखिएगा, आप देखते हैं उसके आगे वाला पूर्ण वर्ग। जैसे 2-3 में उदाहरण लेके पहले आपको बता देता हूं, फिर ये सवाल करते हैं। 137 आ गया, सर हमें कैसे मालूम होगा 137 भाज्य या अभाज्य, आप पता करके बताओ। तो आपको क्या लेना है, इसके आगे वाली पूर्ण वर्ग संख्या लेने। आगे वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, आपको पता है 144 होती है। कौन सी होती है, 144 होती है। और 144 हम बात कर लेते किसका वर्ग है, तो ये 12 का वर्ग है, 12 का वर्ग है। तो 12 से छोटी अभाज्य संख्या बताओ, 12 से छोटी क्या देखनी है, 12 से छोटी अभाज्य संख्या बताओ कौन कौन है, जल्दी से बता दो। अभाज्य संख्या, अभाज्य कौन कौन है, आपको पता है 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और फिर बात कर लेते हैं 11 हो गया, ये छोटी होगी बिल्कुल। अब हम देखेंगे पहले 2 का भाग देकर, 137 में किसका भाग देंगे, क्योंकि आप पता नहीं चल पाता, विद्यार्थी भाग देते रहते हैं और फिर भी कंफर्म नहीं कर पाते भाज्य या अभाज्य। तो आप 2 का भाग दोगे, 2 का भाग देख के देखोगे तो आपको पता है नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना 2 का, और 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, और 11 का भी नहीं जाएगा। और किसी का भी भाग नहीं जाए तो वो कौन सी संख्या हो जाती है, किसी का भी भाग नहीं जाए तो वो कौन सी संख्या हो जाती है, अभाज्य संख्या हो जाती है। कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या हो जाती है, आपको पता है ना। अब एक उदाहरण और लेके मैं समझा देता हूं, एक उदाहरण में और लेता हूं। जैसे मैंने ले लिया 147। अब विद्यार्थी कहेंगे सर इसमें फायदा क्या हुआ हमारा। पहली बात तो विद्यार्थी वैसे करके देखते तो 13 का भी भाग देते, 19 का भी भाग देते, 17 का भी भाग देते, आगे 37 का भी भाग देते। जबकि आपको यहाँ ये फायदा हो गया कि कम संख्या का भाग देके देखना पड़ेगा और आराम से कंफर्म कर पाओगे भाज्य या अभाज्य। जैसे आपको पता है 20 का वर्ग कितना होता है, 400 होता है। इसका मतलब 400 तक की संख्याओं का आप निकाल सकते हैं यदि आपके 20 तक का वर्ग है। अब बात कर लेते हैं 147, और इसके आगे वाली पूर्ण वर्ग संख्या बोलो कौन है, आप कहोगे 169 है। 169 यानी किसका, 13 का। और 13 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन होती है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और आगे बात कर लेते हैं 7 होगी, और फिर बात कर लेते हैं 11 होगी। तो आप भाग देके देखो तो 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का भाग देके देखो जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, तो आगे बढ़ना ही नहीं। जब किसी का भाग चला जाए तो वो क्या हो जाएगी, ये संख्या होगी भाज्य। ये संख्या कौन सी होगी, 147 कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। तो आराम से आप पता कर सकते हो, ये तरीका मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन के माध्यम से, नोट कर लीजिएगा, किसी को पता तरीका नोट करना है तो ऐसे लिख लो, भाज्य या अभाज्य संख्या पता करने का तरीका, और इसमें ये 2 उदाहरण लिख लो। अब आपको दे रखा निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी, तो इसमें तो आप डायरेक्ट बता दोगे 100 तक, तो आपको ध्यान में ही रखना है। 71 है वो आपको पता है अभाज्य, बाकी में आपको पता है इसमें 3 का जा रहा है, इसमें भी 3 का जा रहा है, 81 में 3 का जा रहा है, 91 में भी 3 का जा रहा है, क्या 3 का नहीं जा रहा, आपको पता है
13 7 91, आपको पता है 7 का 1000 है, 13 का 1000 है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़े। ये थी दोस्तों आज की क्लास, कैसी लगी जल्दी से एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी है। जल्दी से जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव है एक बार कमेंट करके बताएगा आज की क्लास जो हमने टॉपिक वाइज आपको बेसिक से लेके जो नंबर सिस्टम का पार्ट फर्स्ट करवाया, अगला पार्ट हम कल लेकर आने वाले, तो सभी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव जुड़े रहेगा। इसी टाइम पे आपकी क्लास लगेगी। कल और इस शानदार तरीके से आपको बेसिक कवर करवा देंगे, इस टॉपिक को लगभग कल पूरा कर देंगे। कल नहीं तो एक क्लास और लगेगी, उसमें नंबर सिस्टम हो जाएगा। बेसिक से लेके हाई लेवल तक के हम क्वेश्चन करने वाले। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, एग्जाम आगे किसका है, लेकिन हमें तैयारी में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। सभी को ईमानदारी से तैयारी करनी है और अपने साथियों को भी बताना है, क्योंकि जब आप ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ लाइव जुड़ोगे तभी ये कंटिन्यू कर पाएंगे। यदि कम विद्यार्थी जुड़ेंगे तो हमारा भी हौसला आपको पता है टूटता है और हो सकता है क्लास से बंद हो जाए। क्योंकि आपको पता है जब आप हौसला बढ़ाओगे, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, अपने व्हाट्सएप फेसबुक पे स्टेटस लगाइएगा, अपने साथियों को भी बताइएगा कि आरजे कृष्ण एजुकेशन इतनी मेहनत करके ऐसी क्लासेज आपको कंटेंट ऐसा टॉपिक वाइज आपको कोई नहीं करवाएगा। प्रैक्टिस सेट तो आपको करवाते रहेंगे, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे, 10-10 घंटे क्लास लगा देंगे, लेकिन ऐसे नहीं करवा पाएंगे। आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पता है हम पेड कोर्स पे निर्भर नहीं है, हमें विद्यार्थियों को फ्री में एजुकेशन देना, वही हमारा टारगेट है और हम वो पूरा कर रहे हैं। और जिन भी विद्यार्थियों को हमारी ई बुक लेना है, क्योंकि कई विद्यार्थी आपको पता है नोट्स निकाल कर पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, जीके हो गया, जीएस हो गया, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। एक कमेंट लिखना है सभी विद्यार्थियों को क्लास पूरी अपलोड होने के बाद कि सर आपकी क्लास कैसी लगी, ताकि हमें भी पता चले हम जो पढ़ा रहे हैं उसका फायदा मिल पा रहा है विद्यार्थियों को या नहीं। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।